गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BPAG 174 सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हमारा जो क्या रहेगा, आज हमारी आखिरी चैप्टर है और बिल्कुल लास्ट चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 14 या यूनिट नंबर 14 आप कह सकते हैं, सतत विकास में गैर राज हितधारकों की भूमिका। यानी जो सतत विकास है उसमें जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं यानी गैर राज हित जो धारक हैं उनकी क्या भूमिका है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे आएगा जरूर, ठीक है। असाइनमेंट में भी इससे क्वेश्चन लिया गया है, हर बार लिया जा रहा है। तो एग्जाम में भी एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से यानी 14 चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपको जरूर आने की संभावना है। इसलिए ये चैप्टर आपके लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। इससे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो मैं लगभग सभी चैप्टर को क्लास करवा चुका हूं और मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो इग्नू का एग्जाम हुआ था उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मैंने वीडियो बना रखी है और आप सभी लोग जाकर के सारी वीडियोस को देख सकते हैं और क्वेश्चन पेपर से भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी पूरी क्लास इतनी पूरी बुक मैंने आपको पढ़ाई और लगातार लगभग 1 महीने मैंने आपको पढ़ाया है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे पहले की सारी जो वीडियो हैं उनको जाकर के देख लेना और मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाता रहूं। आने वाली MA और BEd और जो भी चीजें रहेंगी उसमें भी आपको ये चैनल काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए चैनल काफी बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में यहाँ पर मैं और भी चीजें लेकर के आऊंगा। इसलिए क्योंकि आप फाइनल ईयर के बच्चे हैं तो बहुत लोगों को टीचिंग के क्षेत्र में जाना होगा, तो इस चैनल से जरूर जुड़िए क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र में हूं। तो आप जरूर आइएगा और अच्छी काम कीजिए, ठीक है। चलिए हम इस क्लास को करते हैं। देखो इसमें करेगा 14.2 क्या रहेगा, सतत विकास की अवधारणा। सतत विकास जो है इसकी अवधारणा क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है इस चैप्टर में से जो एग्जाम में आता है वो देखिए। 14.3 सतत विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट रहेगा 14.4 रहेगा सतत विकास में श्रमिक संघों की भूमिका। यानी सतत विकास में जो श्रमिक संघ है भैया, जो मजदूर संगठन है उनकी भूमिका किस प्रकार है उसको हो गया। 14.5 जो रहेगा आपका सतत विकास में निगमों की भूमिका, यानी जो निगम है, ठीक है, बहुत सारे निगम होते हैं उनकी भूमिका क्या है। और 14.6 यानी 14.6 भैया रहेगा हमारा सतत विकास में विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज क्या होती हैं उनकी भूमिका क्या है। तो इस चैप्टर में इन्हीं सारे पॉइंटों को हमें पढ़ना होगा और चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमारा जो रहेगा 14.2 क्या है, सतत विकास की आवश्यकता। भैया हमें सतत विकास की जरूरत क्या है उसको देखिए। एक विकसित अवधारणा है कि केवल आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं। एक भैया एक अवधारणा बन गई कि जो आर्थिक विकास है वही जरूरी नहीं है, बल्कि हमें सामाजिक विकास, भौगोलिक विकास, राजनीतिक विकास, धार्मिक विकास, यानी भैया सिर्फ हमें आर्थिक विकास का मतलब क्या होता था, आर्थिक विकास ही होता था। यानी जो मनुष्य है उसको सरवाइव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, डेवलप होने के लिए सिर्फ आर्थिक विकास की जरूरत नहीं है, बल्कि अन्य विकासों की भी होनी बहुत ज्यादा जरूरत है। किसी भी कार्रवाई के आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय पहलू परस्पर, जो कोई भी काम हो, कोई भी चीज हो, उसका पर्यावरणीय विकास या उसका सामाजिक विकास या उसका आर्थिक, यानी आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण, राजनैतिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, ये सारी चीजें जुड़े। यानी सिर्फ आर्थिक विकास से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि हमें पर्यावरणीय विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, राजनैतिक विकास हो गया, इन सारे विकासों के ऊपर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये क्या है, परस्पर जुड़े, आपस में जुड़े हुए हैं। एक समय में इनमें से केवल एक पर विचार करने के निर्णय में त्रुटि हो सकती। अगर हम सिर्फ एक ही विकास यानी आर्थिक विकास पर ही बहुत ज्यादा ध्यान देंगे तो हमारी गलती होगी, क्योंकि यह सही नहीं है। हमें विकास के जितने भी आयाम हैं उन सभी आयामों को साथ लेकर के चलने होंगे। आरक्षणीय परिणाम आ सकते हैं, यानी जब हम सभी हम एक ही विकास पर जोर देंगे, आप मान लीजिए आर्थिक विकास पर ही जोर दे जा रहे हो, मान लो पर्यावरण पर ही बहुत ज्यादा जोर दिया है, सामाजिक विकास पर ही बहुत ज्यादा जोर है, तो यह सही नहीं होगा, गलत होगा। बल्कि हमें विकास के जो हैं सारे आयामों पर जरूरत और हिसाब के अनुसार उस पर ध्यान देने की जरूरत हो। उदाहरण के लिए इतिहास गवाह है, केवल लाभ पर ध्यान केंद्रित करने से उन पर सामाजिक और पर्यावरणीय हानियों का जिम्मा। अगर हम बहुत ज्यादा, भैया इतिहास गवाह है कि जो चीजें सिर्फ लाभ के उद्देश्य से की गई उसमें उससे क्या हुआ, पर्यावरण की हानि हुई है और हमारा जो समाज है उसमें कई सारी
हानियों को जन्म दिया है, उन्होंने आगे जाकर के समाज को प्रभावित किया। अगर हम सिर्फ लाभ के उद्देश्य से सिर्फ आर्थिक विकास ही करते रहेंगे तो हमारे पर्यावरण को नुकसान होगा और हमारा जो सामाजिक ताना बाना होगा, जो हमारा सामाजिक ढांचा होगा, उसमें भी कह सकते हैं उसमें भी काफी हानियां हो सकती है, काफी समस्या हो सकती है। जान लो कि हम भैया इंडस्ट्री लगाए जा रहे हैं, कंपनी लगती चली जा रही है, कंपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेकिन अगर हम पर्यावरण को पर ध्यान नहीं देंगे तो बिल्कुल गलत होगा। अगर हम इंडस्ट्री बहुत ज्यादा लग रही है, आसपास के जो गांव हैं उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है, समाज सोसाइटी पर भी ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ हम आर्थिक विकास पर ही अपना सारा ध्यान केंद्रित ना करें, बल्कि हमें अन्य आयों पर भी ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। इसी संकेत के माध्यम से पर्यावरण का ध्यान रखा जा रहा है। यानी इसी पहले क्या था भैया, आर्थिक विकास का मतलब होता था आर्थिक चीजों का विकास है, लेकिन हमें आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण पर भी ध्यान देने का रखने की जरूरत है। लोगों को जिन सुविधाओं की आवश्यकता है उन्हें प्रदान किया जा सकता है, जो कम से कम आर्थिक संसाधनों पर निर्भर है। देखो, लोगों की जो आवश्यकता है ना ज्यादातर प्राकृतिक संसाधनों से, यानी प्राकृतिक संसाधनों को हमें बचाना, यानी पर्यावरणीय जो पहल है या पर्यावरणीय जो विकास है, या कह सकते हैं हमें पर्यावरण यानी अपने इन्वायरमेंट को बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि आर्थिक जो संसाधन है आर्थिक संसाधनों पर निर्भरता करते हैं, यानी कम से कम हमारे जो आर्थिक संसाधन है उन पे कम से, यानी जैसे भैया हमारे मान लीजिए हमारा इन्वायरमेंट है, मान लीजिए हमारे जल है, पानी है, भूमि है, इनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम यूज कर सकें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी भैया यूज कर सकें। ऐसा नहीं आज के लोग ही सारी चीज़ों का यूज कर लें और कल हमारे नाती पोते आए, बालक बच्चे आए, उनके लिए कुछ बचे ना। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है सतत विकास क्या कहता है। सतत विकास कहता है आज तो तुम खाना पीना खा रहे हो, पेड़ की हवा ले रहे हो, आम खा रहे हो और ऑक्सीजन अच्छी सी ले रहे हो और सारे संसाधनों का यूज कर रहे हो। अरे तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए क्या बचेगा? बच्चे जो तुम्हारे फ्यूचर में जो तुम्हारे बच्चों के बच्चे आएंगे या तुम दादा बनोगे तो तुम्हारे जो नाती पोते आएंगे उनके लिए भी तो भैया कुछ छोड़ दो। जैसे पैसे में बोलते नहीं है कि अरे सारा पैसा तुम आज ही लुटा दोगे तो फ्यूचर में क्या खाओगे, वही कहते हैं कि सारे संसाधनों का आज ही यूज कर लोगे तो भविष्य में तुम्हारे जो नाती पोते होंगे वो किन चीजों का यूज करेंगे। यही सतत विकास कहता है कि हमें आज जो जरूरतें हैं उनको पूरा करना है और फ्यूचर में जो आने वाली पीढ़ी होगी उनके लिए भी हमें जरूरतों को रखना है, ताकि वह लोग भी संसाधनों का यूज कर सकें। आज तो तुम जी ले रहे हो पर्यावरण में, आज तो तुम मजा लूट ले रहे हो, लेकिन कल जो वाले जो लोग आएंगे उनके लिए भी तो भैया कुछ छोड़ना है, वही सतत विकास है। ठीक है, आगे देखिए। इसी तथ्य की वास्तविकता यह है कि हम उन परिस्थिति तंत्रों और सेवाओं पर निर्भर करते हैं जो हमें प्रदान, ज्यादातर हम उन परिस्थितियों परिस्थिति तंत्र पर निर्भर करते हैं जो हमें प्रदान करते हैं, जिनमें हम कार्य करते हैं। जैसे व्यवसाय चलते हैं, समुदाय का निर्माण होता है, जनता का पोषण होता है, इससे भी यानी ज्यादातर चीजों पर हम जो पारिस्थितिक तंत्र है, जैसे कोई समुदाय है, जनता है, जनता का पोषण है, ये क्या हम अधिक स्पष्ट वर्तमान संबंधी महत्वपूर्ण उदाहरणों पर विचार करेंगे। मिट्टी की आवश्यकता भोजन उत्पन्न कर सकती है और पानी के लिए स्वच्छ पानी या कम स्पष्ट लेकिन समूल रूप से महत्वपूर्ण चीजें। अगर मान लीजिए हमें भैया भोजन बनाना, उसके लिए मिट्टी जरूरी है और भोजन के लिए क्या मिट्टी होगी तभी तो फसलें होंगी, फसलें के लिए पानी जरूरत, यानी अगर भोजन के लिए क्या है हमें भैया मिट्टी की बचाव करना पड़ेगा जिसमें फसलें होंगी, फसलों के लिए पानी लगा। इस प्रकार से क्या है सारी चीजें क्या है, प्रकाश संश्लेषण भी जरूरी है, यानी जो सूर्य से जो आपकी जो पेड़ पौधे होंगे प्रकाश संश्लेषण जो अपना भोजन बनाएंगे, जो बढ़ेंगे, उसके दौरान ऑक्सीजन या बैक्टीरिया घटक का संशोधन। इस निष्कर्ष पर हम बच सकते हैं कि हमें अस्तित्व के लिए पर्यावरण पर निर्भर है, यानी मनुष्य का जो अस्तित्व भैया पूरी तरीके से इन्वायरमेंट पर निर्भर है। अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी पर रहना असंभव है। यानी अगर पर्यावरण नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है, तो हम लोगों का जीवन जो है यानी मनुष्य जो है पूरी तरीके से क्या है पर्यावरण पर ही निर्भर है। अगर हम लोग पर्यावरण पर ही निर्भर हैं तो हमें पर्यावरण को बचाना होगा, उसको नुकसान या नष्ट होने से बचाइए। तो हमें ऐसे परिणामों का सामना करना पड़ेगा जो हम पूरी तरह से तैयार नहीं। अगर हम पर्यावरण को बचाएंगे नहीं, पर्यावरण नष्ट होता रहेगा, तो हम उन परिणामों के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा जिनके लिए हम अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हैं। उसी तरह समाज में दीर्घकालिक सतता और सफलता के लिए स्वास्थ्य और उपभोक्ता जनसंख्या, या इसी तरह जैसे हमारा जो दीर्घकालिक सतता भाई हमारा समाज अच्छे से बढ़ता रहे, उसके लिए अच्छा स्वास्थ्य होना सबका जरूरी है। अच्छा स्वास्थ्य और उत्पादकता जनसंख्या पर निर्भर करती है। एक समाज या एक बड़े समाज के भीतर जो लोग अशांति, गरीबी, बीमारी का सामना करते हैं वह दीर्घकालिक विकसित। भैया कोई भी समाज हो, अशिक्षित होगा, गरीब होगा, बीमार रहेगा तो कभी भी डेवलप नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है,
सामाजिक कल्याण और आर्थिक सामाजिक कल्याण एक दूसरे, देखो सामाजिक जो कल्याण है और सामाजिक आर्थिक जो कल्याण है दोनों से क्या है, दोनों में एक दूसरे में परस्पर संबंधित हैं और समस्त प्रणालियों में एक जीवमंडल यानी जितनी भी प्रणाली है उसमें क्या है, एक जीवमंडल पर निर्भर करते हैं जैसे हम करते हैं। यानी जितनी भी प्रणाली, जैसे अगर मैं बात करूं जीव जंतु भाई उनका वातावरण उनका वो एक दूसरे को मार करके खाते हैं जी रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोग भी भैया हमारा जो है एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। हमारे लिए अगर गेहूं चावल अनाज नहीं रहेगा तो हम नहीं रह पाएंगे, वह इन्वायरमेंट नहीं गया तो हम, यानी हम क्या है एक दूसरे पर क्या जो पूरा जीवमंडल है एक दूसरे पर निर्भर करता है जैसे हम रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, इसीलिए समाज को दृढ़ बनाने के लिए सतत विकास एक कठिन विषय, यानी समाज को बेहतर बनाने के लिए यानी सतत विकास क्या है, एक कठिन विषय के रूप में माना जा रहा है, मुश्किल सब्जेक्ट के रूप में माना जा रहा है, क्योंकि इसमें मुद्दों की एक विषय यानी सतत विकास में जो मुद्दे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उनकी जो श्रृंखला यानी जो उनकी सूची है बहुत लंबी सूची है। इस विषय की परिभाषा और जटिलता के कारण इसे सरल समझने की क्षमता, यानी ये जो सब विषय है ये बहुत जटिल है, इसको सरल भाषा में या सरल शब्दों में समझना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हम उसकी उत्तम कर सकें। जनसंख्या सतत विकास अभियान को चलाने वाला मुख्य कारक है, यानी जनसंख्या क्या है सतत विकास को आगे बढ़ाने वाला क्या रहेगा, प्राइमरी रिसोर्स यानी मुख्य संसाधनों के रूप में है, इसलिए सतत विकास के महत्वपूर्ण दृष्टिकोण में देखा जा सकता है। ठीक, आगे देखिए, आवश्यक जरूरत प्रदान करना, आवश्यक जरूरतें प्रदान करना। देखो जनसंख्या के विस्फोट, भैया क्या हो रही है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है कि अर्थ से लोगों के सीमित जीवन के लिए, यानी लोगों की जब संख्या भैया सीमित रहेगी तो उनके क्या लगेगा, जीवन के लिए भोजन है, रहने के लिए घर आश्रय जिसे बोलते हैं, पानी जैसी आवश्यक चीज़ों से लिए जूझना पड़ेगा। अगर जनसंख्या ऐसी बढ़ती रहेगी तो हमें जो हमारी जो मूलभूत सुविधाएं खाने के लिए, पीने के लिए, घर के लिए क्या होगा, हमें क्या लगातार चीज़ों से जूझना पड़ेगा, संघर्ष। भैया जितने ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी ना उतना ज़्यादा क्या रहेगा, खाने पीने की समस्या है, घर की समस्या है, पानी की समस्या है, यह लगातार बढ़ती चले। इन मूलभूत ज़रूरतों की पर्याप्त व्यवस्था लगभग पूरी तरीके से मूलभूत ढांचे पर टिकी, यानी अगर जो ज़रूरतें हैं, खाने की ज़रूरत है, पीने की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, या कह सकते घर की ज़रूरत है, ये जो ज़रूरतें हैं हम इनको पूरी ज़रूरतों को तभी हम पूरा कर रहे हैं क्योंकि जब तक ये हमारा मूलभूत ढांचा रहेगा, यानी जब तक हमारा पर्यावरण रहेगा, इन्वायरमेंट रहेगा, तभी हम अपनी जो मूलभूत ज़रूरतें उनको पूरा कर पाएंगे, जो उन्हें लंबे समय तक संभालने के योग्य है। यानी हमारा इन्वायरमेंट सही रहेगा, पर्यावरण सही रहेगा तो हमारी जो पॉपुलेशन है लंबे समय तक भैया उसको पानी है, जल है, खाने की चीज़ें हैं, वायु है, शुद्ध है, ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। उदाहरण के लिए यदि सरकारें, यह क्या एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण के लिए यदि सरकारें नवीकरणीय और सतत विकास के स्थान पर ऊर्जा के जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों का उपयोग करने पर जोर देती हैं तो इसमें मूलभूत जरूरतें की आपूर्ति की लागत और पर्यावरणीय प्रभाव एक कठिन काम बन जाएगा। यानी हमारी जो सरकारें हैं वह नवीकरणीय स्रोतों के स्थान पर, यानी जो हमें नवीकरणीय जो स्रोत हैं उनके स्थान पर जीवाश्म ईंधनों पर अधिक काम करने हैं, नवीकरणीय संसाधन का यूज ना करें बल्कि जीवाश्म ईंधनों का यूज करेंगी तो हमारी जो मूलभूत ज़रूरतें होंगी उस पर क्या होगा, पर्यावरण पर नुकसान होगा। भाई क्या है बताया जा रहा है कि हमें अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या हमें नवीकरणीय चीज़ों को यूज करना पड़ेगा। अगर हम नवीकरणीय संसाधन का यूज नहीं करेंगे तो हमारी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं या मूलभूत आवश्यकताएं हैं वह पर्यावरण के लिए क्या होगा, एक कठिन काम बन जाएगा। अगला क्या, कृषि के लिए। पर्यावरण भैया क्या है, कृषि के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, यानी सतत विकास जो है क्या है, कृषि के लिए आवश्यक है। देखो बढ़ती जनसंख्या का अर्थ है कृषि क्षेत्र को मजबूत करने, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़े उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको मजबूत करना पड़ेगा। 3 अरब से अधिक लोगों के खिलाफ खिलाने का तरीका ढूंढना हमें विचलित कर सकता है। यानी हम जैसे जैसे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन देश की बढ़ती जाए, यानी जैसे जैसे उसको उन लोगों को खिलाने पिलाने की क्या होगा, हमें विचलित कर सकता है। यदि भविष्य में इसी तरह खेती, रोपण, सिंचाई, छिड़काव और कटाई की तकनीकों का उपयोग किया गया तो जीवाश्म ईंधन संसाधनों को चलाने के लिए अनुमानित आर्थिक रूप से बोझिल साबित हो गए। जिस प्रकार से हम पेड़ काट रहे हैं, अपने पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं, मिट्टी का क्षरण कर रहे हैं, या हमारा इन्वायरमेंट खराब हो रहा, अगर ऐसे ही होता रहा तो हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके लिए जो संसाधनों की ज़रूरत है, जो खाने पीने की ज़रूरत है, जो पानी की ज़रूरत है, जो शुद्ध हवा वायु की ज़रूरत है, वह चीज़ें उनको नहीं मिल पाएंगी। ये क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा, पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा जो हम नहीं दे पाएंगे। सतत विकास मिट्टी यानी कि अखंडता को बनाए रखने के लिए उच्च भैया खाने पीने के लिए क्या, जो मिट्टी की पैदावार है उसको हमें अच्छे से बढ़ाने के लिए कृषि में क्या करना पड़ेगा, कई बदलाव करने पड़ेंगे, कई चीज़ों को, यानी
जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी खाने पीने की जो चीज़ें होंगी उसकी ज़रूरतें बढ़ेंगी, इसीलिए हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में विकास करना पड़ेगा। जब एग्रीकल्चर सेक्टर विकास करेगा यानी कृषि क्षेत्र में जब विकास होगा तो आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी, जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उसके लिए जो खाद्य पदार्थ होगी उसकी आपूर्ति आसान हो जाएगी। अगर हम इसी तरीके से अपने एग्रीकल्चर का सही नहीं रखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण होता रहेगा, इन्वायरमेंट खराब होता रहेगा, तो आने वाले समय में क्या है यानी कृषि की आवश्यकता है, यानी खाने पीने की चीज़ों की के लिए हमें जरूरत है सततता को लाना बहुत जरूरी है। यानी हमारी मिट्टी लगातार उसमें क्या उसकी जो उत्पादन क्षमता वो बढ़ती जाए, मिट्टी अच्छी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद हो, इसके लिए हमें लगातार काम करना पड़ेगा। अगला जलवायु का प्रबंधन करना। अगला क्या है नेक्स्ट हमारा जलवायु परिवर्तित का सतत विकास द्वारा कम किया जा रहा है। यानी सतत विकास से क्या हो रहा है, जलवायु जो परिवर्तन है यानी जो अगर बोले ठीक है जो हो रहा है उसको कम किया जा रहा है। सतत विकास से क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन का जो मुद्दा है वो काफ़ी बड़ा है और सतत विकास में जो जलवायु परिवर्तन है उसको जलवायु को कम करने का काम किया। सतत विकास कार्यों में तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला जैसे ईंधनों के जीवाश्म आधारित स्रोतों का उपयोग कम करना। यानी अगर बात में सतत विकास में क्या करना है, जैसे तेल है, जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस हैं, इनका क्या करना है, कम से कम यूज करना है। ऊर्जा के जीवाश्म ईंधनों का असतता, क्योंकि वह भविष्य में समाप्त हो जाएंगे और ग्रीन हाउस प्रभाव के फैलाव से जिम्मेदार। यानी अगर हम बहुत ज़्यादा तेल का यूज करेंगे, प्राकृतिक गैसों का यूज करेंगे, कोयला का यूज करेंगे तो क्या होगा, बायोगैस बनेगी, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव होगा। उससे क्या होगा, हमारी जलवायु को काफ़ी नुकसान। यानी जलवायु परिवर्तन है उसमें सतत विकास काफ़ी काम कर रहा है। जलवायु परिवर्तित होगी तो मनुष्य का जो जीवन होगा संबंध, यानी सतत विकास में क्या है, जलवायु परिवर्तन को भी प्रबंधित करना, उसको भी मैनेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला वित्तीय स्थिरता कायम करना। अगला हमारा क्या है, वित्तीय स्थिरता। सतत विकास कार्यों से दुनिया भर में अधिक आर्थिक रूप से अस्थायी अर्थव्यवस्था बनाने की क्षमता, यानी सतत विकास के जरिए कर रहा है कि पूरे विश्व में अधिक से अधिक अस्थायी जो अर्थव्यवस्था है उसको बनाने में क्षमता बढ़ रही है। विकासशील देश जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं कर सकते, यानी जो विकासशील देश हैं जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं कर पाते हैं ज़्यादातर, वह अपनी अर्थव्यवस्था को शक्ति देने के लिए, यानी वह अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए या आगे चलाने के लिए नवीकरणीय रूपों में लाभ, यानी नवीकरणीय जो ऊर्जा के स्रोत हैं, ऊर्जा के नवीकरणीय जो ऊर्जा उसके जो स्रोत हैं उनको क्या कर सकते हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं। यानी जो नवीकरणीय ऊर्जा उनकी जो हमारी जो प्रौद्योगिकी, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी के विकास से देश में जीवाश्म ईंधन प्रौद्योगिकी के आधार पर सीमित नौकरी के वितरण में अस्थायी रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। यानी अगर बात करें कि जो गरीब देश हैं वो क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों का रोजगार का कर सकते हैं। यानी सतत विकास होगा तभी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो होगी नौकरियों का, या कह सकें वित्तीय स्थिरता कायम करना, यानी सबको एक समान रोजगार मिल सके, या सबको अपना जीवन जीने के लिए इतना पैसा रुपया मिल सके ताकि वह अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से, यानी वित्तीय स्थिरता कायम रखना बहुत जरूरी है। और वित्तीय स्थिरता कायम रखने में जो सतत विकास है वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगला जो हमारा रहेगा जैव विविधता की सततता। अभी देखो भैया बायोडाइवर्सिटी उसको भी बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बायोडाइवर्सिटी में भी जो सतत विकास है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सतत विकास के जरिए हम अपनी जैव विविधता, यानी जीवों में जो भिन्नता है, जैसे आम की कई सारी प्रजातियां होती हैं, जैसे कुत्ते कई प्रकार के कुत्ते होते हैं, कई प्रकार की उसमें नस्लें होती हैं, या जैसे कोई केला है तो कई प्रकार के केले नस्लें होती हैं, इसी को बोलते हैं भैया विविधता। जैसे हम लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, हाँ अगर हम देखोगे सबका भैया रंग अलग है, रूप अलग है, आकार अलग है, चेहरा मोहरा सबका अलग है, इसी को बोलते हैं इंसानों में विविधता है। वैसे जीवों में विविधता होती है, पेड़ पौधों में विविधता होती है, सभी में विविधता, यानी भिन्नता बहुत ज़्यादा। इस भिन्नता को बनाए रखना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस भिन्नता को बनाए रखने में जो सतत विकास है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जैसे मनुष्य, और श्वसन के लिए करते हैं सांस लेने के। मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव जिसके फलस्वरूप वायुमंडलीय ऑक्सीजन कम हो रही है, यदि मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। सतत विकास का कार्य नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों और जैविक खेती प्रथाओं को प्रोत्साहित करना होता है जो वातावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव के उत्सर्जन को कम कर। यानी हमें क्या करना है, सतत विकास के जरिए अपने जो जैव विविधता है, जीवों में जो विविधता यानी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। जब बायोडाइवर्सिटी बचेगी, जब बायोडाइवर्सिटी रहेगी तभी मनुष्य का जीवन संभव होगा। यानी सतत विकास के जरिए हम
बायोडायवर्सिटी को बचाने में एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आधुनिक साहित्य ने भी इस विचार पर जो यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अगर बात करें तो वो भी बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए क्या करते हैं, लगातार इस बात को माना है कि वैश्विक क्षेत्र में निर्णय लेना अब केवल राज्य के विशेषाधिकार की यह जिम्मेदारी, यानी अब वैश्विक क्षेत्र पर जो निर्णय लेता है वह सिर्फ जो राज्य होते हैं यानी जो स्टेट है उसकी ही जिम्मेदारी नहीं है। पारंपरिक राज्य के सिद्धांतों की चुनौती दी है। तेजी से और शोधकर्ताओं ने एक नई वैश्विक प्रणाली और गैर राज्य अभिनेताओं को भी दिया। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि अब हमें बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए सिर्फ राज्य ही अपने कदम न उठाए बल्कि आम लोगों की भी ज़रूरत है, या आम जो संगठन है जो गैर राज्य हितधारक है उनको भी इसमें आगे आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यानी बायोडायवर्सिटी बचाना बहुत ज़रूरी है और बायोडायवर्सिटी का जो बचाया जा सकता है उसमें सतत विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा। सतत विकास के जरिए हम जीव में विविधता को कायम रख सकते हैं और जीव में विविधता कायम रहेगी तो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, अगला हम देखेंगे सतत विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। तो जैसे क्वेश्चन यही आता कि सतत विकास में जो गैर सरकारी संगठन है उनकी भूमिका किस प्रकार से बनी। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट रहेगा इसमें देखेंगे, सबसे पहले जितने हैं जैसे अब बात करें जैसे मेन पॉइंट पर चलेंगे जो यहाँ पर पूछा गया है उन्हीं पॉइंटों पर चलते हैं। ठीक है, सतत विकास में सबसे पहले जो हमारा है श्रमिक संघों की भूमिका, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन यानी सतत विकास जो है उसको बचाने में या सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, यानी जिसके जरिए इसको बढ़ाने में या बचाने में एक अहम कदम यहाँ अहम रोल है। देखो, श्रमिक संगठन ट्रेड यूनियन जो होती हैं किसी भी राष्ट्र में आधुनिक औद्योगिक संबंधों की प्रणाली का मुख्य घटक है। भैया कोई भी देश है जहाँ पर इंडस्ट्री लगी है, कंपनी लगी है, फैक्ट्री लगी है, तो वहाँ पर जो मजदूर संघ है, मजदूर संघ क्या है, औद्योगिक क्षेत्रों का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, प्रत्येक को अपने संविधान के अनुसार अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करना, यानी हर देश में क्या था अपने संविधान के अकॉर्डिंग क्या करता, कोई भी कंपनी होगी वो क्या होता है उसका कोई न कोई लक्ष्य अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का होता है। प्रत्येक की उन लक्ष्यों तक पहुंच अपनी रणनीति होती है। देखो, कोई श्रमिक संगठन होगा, कोई भी कंपनी फैक्ट्री होगी तो उसके जो लक्ष्य होंगे, टारगेट होंगे, वह अपने देश के नियम कानून और कायदे के अकॉर्डिंग ही उसको प्राप्त करना चाहते हैं। श्रमिक संघ औद्योगिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण है। जो श्रमिक संगठन होते हैं, जो हमारी औद्योगिक प्रणाली, जो कंपनी फैक्ट्री है क्या होती है, उनमें वह क्या कर रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, यानी इंपॉर्टेंट भूमिका उसकी बनी हुई है। सतत विकास के बारे में श्रमिक संघ विचार विमर्श करता है, यानी जो सतत विकास के बारे में जो हमारे श्रमिक संघ यानी जो मजदूर संगठन है वह लगातार राय मशवरा करते हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। वर्तमान समय जो सामाजिक और आर्थिक विकास है उसमें श्रमिकों के लिए उनके नियतार्थ पर हमेशा निर्भर करेगा। यानी प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें जो हमारा सामाजिक और आर्थिक विकास है उसमें जो श्रमिक संगठन है उनकी जो निर्भरता होगी या उनकी जो जवाबदेही या उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका होगी वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इतिहास के प्रत्येक भाग में अगर देखेंगे तो श्रमिक और उनके सामुदायिक विकास में असतता का, अगर इतिहास भी उठाकर देखोगे तो जो मजदूर वर्ग रहा वह हमेशा क्या रहा, उसका विकास कभी नहीं रहा, वो कभी भी डेवलप नहीं कर पाया है, वो हमेशा पीड़ित ही रहा। चाहे उसको क्या करना पड़ता है, जो मजदूर होता है भाई उसको नौकरी के लिए इधर से उधर भटकना पड़ता है या नौकरी की तलाश में कहीं और जाना पड़ता है, या समुदाय में उथल पुथल होती है, औद्योगिक पीड़ा या मृत्यु के रूप में। वास्तव में अगर हम बात करें जो हमारा श्रमिक वर्ग है क्या है, लगातार उसको क्या करना पड़ता है, समस्या का सामना करना पड़ता है। जिस रूप में उसको चीज़ें मिलनी चाहिए, जिस रूप में उसको संरक्षण मिलना चाहिए, जिस रूप में अगर बात करें उसको नौकरी मिलनी चाहिए, ज़्यादातर जो श्रमिक संगठन है उसमें क्या है, श्रमिक संगठन जो मजदूर है उसमें असतता है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई किसी के पास कुछ नहीं, उन लोगों के पास समस्या बहुत ज़्यादा जरूरी है। वास्तव में श्रमिक संगठन की उत्पत्ति का पता हमें अति दुष्ट कार्य स्थितियों में वृद्ध श्रमिकों द्वारा की गई सामाजिक कार्रवाई से लगा। यानी जो श्रमिक संगठनों को हमने कैसे जाना, जब मजदूरों पर भैया शोषण हुआ, मजदूरों को डराया गया, धमकाया गया, तब जाकर के श्रमिक संगठन बनते हैं। क्योंकि जब कहीं पर किसी औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाला मजदूर को जब प्रताड़ित किया जाता है, जब मारा जाता है, पीटा जाता है, उसको सैलरी कम दी जाती है या तमाम तरह के जो उसका शोषण होता है, उस शोषणों से निकल करके क्या होता है, मजदूर स्वयं ही एक संगठन बना लेते हैं। और लंबे समय तक कहा जाता है, इतिहास को भी अगर आप उठाकर देखेंगे तो जो मजदूर रहे उनके साथ हमेशा अन्याय रहा है, वह कभी विकास में नहीं रहे हैं, या कह सकते हैं यानी जब तक मजदूर भी
हमारे सतत विकास में नहीं जुड़ेगा तब तक इनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सतत विकास में भी हमें इनको भी लेकर के चलना, क्योंकि हमारा क्या है, कटे हुए लोग हैं, यानी इनके पास डेवलपमेंट नहीं, इसके पास आर्थिक विकास नहीं है, इनके पास संसाधन नहीं, रिसोर्स नहीं है, यानी इनको जो गरीबी है, भुखमरी है, उनको भी हमें दूर करने की जरूरत है। यानी जो मजदूर संघ है उनकी भी भाई गरीबी है, भुखमरी है, अशिक्षा है, इन चीज़ों को भी क्या हमें दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे देखें, सतत विकास में श्रमिक संघ की रुचि वर्तमान और भविष्य पीढ़ियों के लिए जीवन स्तर के लिए गुणवत्ता को बेहतर बनाने में इच्छा उत्पन्न कर सकती है। ये जो हमारे श्रमिक संगठन हैं उनकी जो रुचि होगी प्रेजेंट टाइम में और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां होंगी उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने में क्या होगा, श्रमिक जो संगठन उनकी भूमिका क्या होगी, बहुत महत्वपूर्ण होगी। यह एक नई व्यापारिक क्या है, यह एक नई व्यापारिक संस्था नहीं बल्कि श्रमिकों को उनके समुदाय के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा सुधार करने के लिए लंबे अभियानों को स्वरूप विकसित करे। यानी जो श्रमिक संगठन है वह कोई आज नई संस्था नहीं बल्कि बहुत पुरानी संस्था है, जो लगातार श्रमिक संगठन क्या करते हैं ताकि जो मजदूर लोग हैं उनके जीवन गुणवत्ता में सुधार हो सके, उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सके, इसके लिए क्या करती है, वह लंबे समय से क्या कर रहे हैं, विकास के कार्यों में या लगातार वह संघर्ष कर रहे हैं। श्रमिक संघ वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास प्रक्रिया में 2030 एजेंडे में पूर्ण रूप से शामिल हैं। यानी सतत विकास में अगर बात करें, जो श्रमिक संगठन है वह चाहे राष्ट्रीय एजेंडा हो, चाहे क्षेत्रीय एजेंडा हो, चाहे वैश्विक एजेंडा हो, उसमें 2030 में जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उसमें भी श्रमिक संगठनों यानी मजदूर वर्ग को भी उसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। वह संघ की स्वतंत्रता बनाए रखते हैं, यानी जो श्रमिक संगठन संघ की स्वतंत्रता बनाए रखते हैं। सामाजिक संवाद हो या सामूहिक सौदेबाजी की रक्षा करना हो, उचित काम हो, सामाजिक संरक्षण हो, कामकाजी लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देना, इन कार्यों के माध्यम से श्रमिक संघ सतत विकास के लक्ष्यों में, सतत विकास के जो लक्ष्य है उसमें प्राप्त करने में सहायक है। यानी सतत विकास के अगर हमें लक्ष्य प्राप्त करना है तो जो मजदूर संगठन है उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनको भी हमें साथ लेकर के चलना होगा, क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा जो वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, वह श्रमिक संगठनों की, श्रमिक जो संगठन है उनके, श्रमिक संगठन लगातार मजदूरों की भैया अच्छे काम हो, उनका लाइफस्टाइल बेहतर हो, उनकी जो आवश्यकताएं जरूरत है उनको पूरा करने के लिए काम करता है। इसीलिए जो श्रमिक संगठन है वह भी सतत विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि जो मजदूर है वह सतत विकास में लक्ष्यों में उसका योगदान है। तो इसीलिए हमारे जो श्रमिक संगठन है उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। श्रमिक संगठनों की जरिए हम सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हमारे लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। श्रमिक संगठनों के उद्देश्य क्या है भैया, जो हमारे श्रमिक संगठन इनका उद्देश्य क्या होता भैया, पहला इनका सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता वेतन, मजदूरी और वेतन। यानी जो श्रमिक हैं, जो कंपनियों फैक्ट्रियों में जो मजदूर हैं उनकी वेतन और मजदूरी है वह लगभग सही उनको मिलती रहे, समय समय पर मिलती रहे, मजदूरी में उनको कटौती ना की जाए। श्रमिक संगठनों का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है कि जो मजदूर है उसको सही समय पर मजदूरी मिले, उचित मजदूरी मिले, जितने घंटे को काम करता है उतनी मजदूरी मिले। यह हमारे जो श्रमिक संगठन है वह उनकी पहली महत्वपूर्ण क्या है, उद्देश्य है। दूसरा क्या, काम की स्थिति या काम करने की स्थिति। श्रमिक संगठनों का अन्य प्रमुख श्रमिकों के उद्देश्य की सुरक्षा करना। काम करते समय प्रत्येक कार्यकर्ता में पीने का पानी, न्यूनतम घंटे का काम, भुगतान के लिए अवकाश, सामाजिक सुरक्षा उपकरण आदि। दूसरा क्या करते हैं, जो श्रमिक संगठन होते हैं, जैसे कोई मजदूर काम कर रहा है तो उसकी सेफ्टी है बनी रहे, सिक्योरिटी बनी रहे, जहाँ पर वो काम करता है वहाँ पर पानी पीने की चीज़ हो, लैट्रिन बाथरूम हो, कह सकते हैं। उसको जो काम घंटे दिए जाते हैं वो कम से कम काम दिया जाए, या उसको ज़्यादा सही समय पे अवकाश दिया जाए, सही समय पर छुट्टी जाए। यानी उसकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको भी, उन परिस्थिति को ठीक करने में क्या है, जो मजदूर संघ है जो कह सकते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्मिक नीतियाँ क्या, इनकी कार्मिक नीतियाँ क्या हैं, पदोन्नति। भैया मजदूरों की हमेशा पदोन्नति होना चाहिए, अच्छा काम करे तो उनको प्रमोशन होना चाहिए, हस्तांतरण भी होना चाहिए, प्रशिक्षण, मजदूरों को समय समय पर ट्रेनिंग देना चाहिए। मालिकों को भी कार्मिक नीतियों में श्रमिक संगठनों की चुनौती दी है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर जो श्रमिक संगठन है उनके मजदूर हैं, उनकी पदोन्नति है, उनका हस्तांतरण, उनका ट्रांसफर है, उनको प्रशिक्षण समय समय पर भी दिए जाने की जरूरत है। अनुशासन क्या होता है, देखो डिसिप्लिन। श्रमिक संघ किसी भी कार्यकर्ता के विरुद्ध प्रबंधन द्वारा की गई मनमानी की अनुशासनात्मक कार्रवाई से श्रमिकों की रक्षा करता है। किसी भी कर्मचारी का प्रबंधन द्वारा मनमाना हस्तांतरण निलंबन के रूप में पीड़ित नहीं किया। यानी कहते हैं कि जब कंपनियों में भैया किसी मजदूर को प्रताड़ित किया जाता है, जिसको सैलरी कम दी जाती है, या जानबूझ करके उसका प्रमोशन नहीं किया जाता है, इसको जानबूझ के उसका ट्रांसफर किया जाता है, तो मजदूर जो संगठन होते हैं या कहते हैं डिसिप्लिन बनाने के लिए, यानी उस मजदूर का सपोर्ट करेंगे और उसके खिलाफ क्या
केस भी कर सकते हैं, यानी उस पर एक कार्रवाई भी की जा सकती है, यानी डिसिप्लिन बनाने में कह सकते हैं जो श्रमिक संगठन है या डिसिप्लिन बनाने में इनकी महत्वपूर्ण कल्याण वेलफेयर के लिए श्रमिकों के जो मुख्य उद्देश्य है उनके कल्याण के लिए यह लगातार काम करते हैं, यानी श्रमिक के परिवार है, जो बीवी बच्चे हैं, उनका कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए जो श्रमिक संगठन है वह हमेशा कार्यरत हैं। कर्मचारी और मालिक के संबंधों में, यानी जो श्रमिक संगठन है, जो कर्मचारी है, जो मालिक हैं, उनके संबंधों को बेहतर बनाने में, संबंधों को अच्छा बनाने में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, यानी कि इनकी जो भूमिका है वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनी है। यानी जो हमारे श्रमिक संगठन है, जो मालिकों के बीच संबंध है, इनमें अच्छी तरीके से इनके संबंध बने, इसके लिए करते हैं उनके बीच में एक श्रेणी का काम करते हैं, यानी एक बीच में कड़ी का काम कर रहे हैं। ठीक है, अगला संगठनात्मक स्वास्थ्य और उद्योग की हितों की सुरक्षा। ये जो मजदूर संगठन है ये क्या करते हैं, संगठन के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में और उद्योगों के हित को सुरक्षित करने में भी क्या है, जो श्रमिक संगठन है इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनी हुई है। जो मान लो कि जो कर्मचारी है उसके स्वास्थ्य में, संगठन के स्वास्थ्य में या उद्योग की जो सुरक्षा है उसके हितों को बढ़ावा देने में जो मजदूर संगठन हैं उनकी भी जो भूमिका है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनी हुई है। भारत में श्रमिक संघों के कार्य, यानी जो भारत में जो श्रमिक संघ है उनके कौन कौन से काम हैं। पहले देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सामूहिक बातचीत को उस तकनीक के रूप में परिभाषित किया जिसके द्वारा रोजगार की शर्तों के अनुसार विवाद को बलपूर्वक स्थान द्वारा समझौते किया जा सकता है। यानी भारत में जो श्रमिक संगठन है, कहीं पर अगर मजदूरों का शोषण होता है तो वह क्या कर सकते हैं, उनके लिए कोर्ट में मुकदमा कर सकते हैं, उनके लिए न्याय की लड़ाई भी लड़ सकते हैं, लगातार ये लड़ते भी रहते हैं। श्रमिक संघ मजदूरों के वेतन वृद्धि से सुरक्षित करते हैं और शांतिपूर्ण उपाय, अगर कहीं पर मजदूरों की वेतन में वृद्धि नहीं हुई तो उसको वेतन वृद्धि के लिए उनके सुरक्षित करते हैं, यानी भैया उनकी लगातार सैलरी बढ़ती रहे या मजदूर जो है उसको शांति प्रिय वातावरण मिले या नौकरी की सुरक्षा, यानी मजदूरों की नौकरी की सुरक्षा बनी रहे, यानी उनकी नौकरी ना जा, नौकरी को बचाने के लिए क्या रहता है, जो श्रमिक संगठन है वो लगातार कार्य करते रहते हैं। श्रमिक संघ हड़ताल चिकित्सक जरूरतों के दौरान श्रमिकों की वित्तीय और गैर वित्तीय सहायता प्रदान करने में, यानी श्रमिक संघों की अगर जो मजदूरों का भी हड़ताल करता है, उसके चिकित्सा की ज़रूरत है, दवाई की ज़रूरत है या गैर वित्तीय सहायता, उसमें भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। देखो कभी देखा होगा मजदूरों की जब हड़ताल होती है, जो श्रमिक संगठन होते हैं वह हमेशा सपोर्ट करते हैं ना, तो इनके क्या करते, सहायक होते हैं। समझौता करते समय अभी ध्यान रखा जाता है कि जो श्रमिक संघों के सदस्य नहीं हैं उनके कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा कर, यानी जो श्रमिक संगठन है, जो कर्मचारी नहीं, जो श्रमिक नहीं, उन लोगों की भी सुरक्षा करते हैं। जो श्रमिक संगठन होते हैं उनके लिए भी वह लगातार कार्य करते रहते हैं, यानी बिना किसी भेदभाव के जो श्रमिक संगठन है, चाहे उनके आप यूनियन का सदस्य हैं, चाहे उनके आप संगठन के सदस्य हैं या नहीं हैं, फिर भी वह आपकी क्या करते रहते हैं, लगातार सहायता और हेल्प करते रहते हैं। अब हम देखेंगे सतत विकास में निगमों की भूमिका। देखो, निगमीय सतता और निगमीय सामाजिक जिम्मेदारी पिछले कुछ दशकों में एक महत्वपूर्ण धारणा बन गई। यद्यपि पश्चिम के विकासशील देशों में उत्पन्न हुई थी, लेकिन इस अवधारणा के कई विकासशील देशों में निगमों, नीतियों, एजेंसियों द्वारा और अनुकूलित किया जा रहा और महत्व दिया गया, जिसको CSR कहा जाता है। यानी सतत विकास में जो निगम है इनकी भी जो महत्वपूर्ण, यानी जैसे निगम का मतलब जैसे करों का भुगतान है, भैया टैक्स देना है, उत्पादन सेवाओं पर लाभ उपयोगी है, रोजगार में कानून का अनुपालन करना, इन चीज़ों को बोलते हैं निगमों की भूमिका क्या है सतत विकास में, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक कॉर्पोरेट के स्तर पर सतत विकास की अवधारणा को CSR के रूप में परिभाषित, यानी कॉर्पोरेट में जो क्या CSR जो होता है उसके क्या करते हैं, परिभाषित होता है। आर्थिक परिस्थितियाँ और सामाजिक मुद्दे जैसे 3 स्तंभ आधारित हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। पिछले कुछ वर्षों में अगर जैसे हम बात करेंगे, जलवायु है, गरीबी है, मानवाधिकार है, इन जैसी चीज़ों पर भी क्या है, हमें सतत विकास क्या है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है या इनकी सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए कहा गया है। CSR का अर्थ होता है उन नीतियों को विकसित करने में प्रति जो जिम्मेदारी कार्यों में दैनिक व्यवसाय में एकीकृत करती हैं, उनको लागू करने में दिशा में प्रगति की रिपोर्ट देती हैं। CSR की नीतियों में शामिल है, यानी CSR जो होता है कौन कौन सी नीतियाँ, जैसे क्या आंतरिक नियंत्रण सुधार करना। CSR क्या करता है, आंतरिक नियंत्रण है, जो हम फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं, फाइनेंस की जो चीज़ें हैं वो सारी क्या आती हैं, CSR में जाती हैं। यानी आंतरिक नियंत्रण सुधार करना, कर्मचारियों को काम पर रखने और भेदभाव करने से रोकने, यानी कर्मचारियों को अगर नौकरी पर रखा जाता तो उनके साथ किसी भी प्रकार का भैया भेदभाव ना हो, पक्षपातपूर्ण व्यवहार उनके साथ ना किया जाए,
प्रबंधन दल जो कर्मियों को लागत की अपेक्षा संपत्ति को, यानी प्रबंधक दल जो है कर्मचारियों की लागत की अपेक्षा उनको, यानी जो आपने किसी को नौकरी पर रखा ना, तो उसको एक प्रकार से क्या लागत न समझो कि इतना पैसे दे रहा हूँ तो उतना काम कर दे, बल्कि उनको आप एसेट्स के रूप में, यानी मैं कह सकता हूँ उनको एक संपत्ति के रूप में हमें देखना चाहिए। उच्च प्रदर्शन कार्यस्थल जो निर्माण की प्रक्रिया एवं व्यावसायिक कर्मियों के विचारों को, यानी हमें जो हमारा जो कार्यस्थल है उसको बेहतर बनाएं ताकि जो कर्मचारी हैं वह बेहतर ढंग से काम कर सके। कार्य संचालन नीतियों को अपनाएं, यानी काम करते समय जो नीतियां हैं उसको हमें अच्छी नीतियां, सामाजिक या पर्यावरणीय कानूनों के अनुपालन अधिक, यानी जो हमारी निगम हैं उनको क्या करना चाहिए, पर्यावरणीय जो कानून है, जो सामाजिक चीज़ें हैं उनको अनुपालन करना चाहिए। उन्नत संसाधन उत्पादन है, एक एकीकृत उत्पादन है, कुशल लाभदायक है, यानी इस प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर ही क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग पर केंद्रित है। जैसे पुनर्नवीकरणीय संसाधन उत्पादन है, उत्पादन की पुनरावृत्ति करना, ये सारी चीज़ों पर क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। उन परिस्थितियों को जिम्मेदारी लेना जिनके तहत वस्तुओं का उत्पादन प्रत्यक्ष या अनुबंध कर्मचारी का, यानी उन परिस्थितियों को हमें जिम्मेदारी लेना चाहिए जो जिन वस्तुओं का उत्पादन अनुबंध कर्मचारी या ठेके पर जो कर्मचारी होते हैं जो उनका उत्पादन करते हैं उनकी भी हमें क्या करना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और देश विदेश में किया जा रहा है। तो ये क्या है, निगमों की जो भूमिका है उसी को पूरा बताया कि निगम किस प्रकार इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो सतत विकास में अब हमारा लास्ट रहेगा विश्वविद्यालयों की भूमिका, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो, सतत विकास में निगम का मतलब होता है ना जो सरकार के सेक्टर हैं, ठीक है, सरकार के जो अलग अलग यूनियन हैं निगम का हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, ठीक है, सतत विकास में, जैसे भाई यूनाइटेड नेशन है, WTO है, RTO है, या सतत विकास में। और अगर मैं कोई निगम की बात करूँ, जैसे बहुत सारे सरकारी संगठन हैं या सरकार की जो कोई भी अलग मान लो कि उसकी कोई मंत्रालय है, ये निगम है, इनको सतत विकास में इनकी किस प्रकार की भूमिका है उसको यहाँ पर बता। सतत विकास में जो निगम है उनकी भूमिका भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी जो सरकारी संस्थान हैं, हमने मजदूरों को तो पढ़ लिया, अब हमारे सरकारी जो संस्थान हैं, जो सरकारी जो यूनिट्स हैं, उनकी सतत विकास में किस प्रकार की भूमिका है उसी को बोलते हैं सतत विकास में निगमों की भूमिका को जिस प्रकार से यहाँ पर बताया गया। अब देखो वही हम पढ़ने, अगला जो रहेगा सतत विकास में विश्वविद्यालयों की भूमिका किस प्रकार से बनी हुई है। शिक्षण और अनुसंधान को स्पष्ट रूप से कई SED मान्यता प्राप्त, यानी सतत शिक्षा और अनुसंधान को सतत विकास के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसे संबोधित करने में विश्वविद्यालय की भूमिका भी है। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, सतत विकास में जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी भूमिका क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बनी हुई हैं। सतत विकास कृषि, स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता, जेंडर असमानता, ऊर्जा, उद्योग, नवाचार, ढांचे में आदि के क्षेत्रों में विस्तृत श्रृंखला का ध्यान रखते हैं और सभी उच्च शिक्षण संस्थान के अंतर्गत शिक्षण, अनुसंधान, सामुदायिक सहभागिता, सलाहकार सेवा के माध्यम से योगदान दे रहे हैं। देखो, सतत विकास के लक्ष्य क्या हैं। सतत विकास का जैसे लक्ष्य है जेंडर समानता बनाना, गरीबी को दूर करना है, या नए नए उद्योग हैं, नवाचार ढांचे हैं, इन चीज़ों में लोग समाज में जागरूकता कौन फैलाएगा, यानी जो हमारी यूनिवर्सिटी हैं वह सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हैं। जैसे भाई करना है कि जेंडर असमानता को दूर करना, तो जेंडर जो भेदभाव है, जो महिला पुरुष में भेदभाव है, लड़का लड़की में जो भेदभाव है, वो कैसे कम होगा। जब हमारे शिक्षण संस्थान लोगों को जागरूक करेंगे तभी तो उसमें योगदान बढ़ेगा, तभी तो हम उसके लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। जैसे सतत विकास में सबको सबको शिक्षा देनी है, तो शिक्षण संस्थान जब जागरूक होकर के सभी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तभी तो हम सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त कर पाएंगे। यानी सतत विकास में जो हमारी एजुकेशन का जो महत्व है, ये सतत, जैसे हमें बताना कि सतत विकास प्राप्त करने में हमें जो संसाधन उनका कम से कम यूज करना है ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए बच सके। इस प्रकार की जो जागरूकता होगी वो कैसे फैली, एजुकेशन के माध्यम से ही फैलेगी। विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय जो रहेंगे यानी जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बनी हुई है। यानी सतत विकास में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को बुझाने के लिए, लोगों में जागरूकता, यानी लोगों को एक प्रकार से सतत विकास में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी बनाने के लिए, लोग सतत विकास के लक्ष्यों को समझे, सतत विकास को सीरियसली लें और सतत विकास में अपना योगदान दें। इसमें कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, या जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बनती चली जा रही है। क्योंकि लोगों को जागरूक करना कौन करेगा भैया, यूनिवर्सिटीज़ ही तो करेंगी। कि वो सतत विकास में गरीबी को दूर करना, भुखमरी को दूर करना, कुपोषण को दूर करना, या उच्च अगर बात करें
जैसे जेंडर असमानता है, स्वच्छता है, स्वास्थ्य है, इन सभी के प्रति जो जागरूकता कौन फैलागा, वह हमारी यूनिवर्सिटीज ही रहेंगी। इसीलिए इनकी भूमिका क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गई है। विश्वविद्यालय अनुसंधान, खोज, ज्ञान निर्माण, अभिग्रहण के माध्यम से तकनीकी और सामाजिक प्रगति दे सकते हैं। यानी जो विश्वविद्यालय भैया वो कई सारी खोज कर सकते हैं, कई सारे रिसर्च कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हमारे समाज को क्या कर सकते हैं, गति प्रदान कर सकते हैं। वह प्रतिभा और रचनात्मकता को आकर्षित और जो हमारे शिक्षण संस्थान है वो क्या करते हैं, प्रतिभा, नई नई खोज, नए नए लोगों को लेकर के सामने आते हैं और वह क्षेत्रीय और राष्ट्रीय नवाचार प्रणाली में केंद्रीय खिलाड़ी हैं। ये सेवाएं विश्व समुदाय के लिए चुनौती हैं। अवसरों में एसईडी के बीच पारस्परिक क्रियाओं को विश्व समुदाय को चुनौती, अवसरों एसडी के बीच पारस्परिक क्रियाओं को क्या करते हैं, समझाने में। देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर जो विश्वविद्यालय क्या करते हैं, खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, नए नए टैलेंट को लेकर के आते हैं, नई नई खोजों को लेकर आते हैं, जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या है, आवश्यक है। यानी जो वहाँ पर जैसे विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर बहुत सारी रिसर्च होती है, बहुत सारी खोज होती है। ये सारी जो खोज होती है, जो रिसर्च होती है, या क्या होती है, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, या कोई नई खोज उन्होंने कर दी, कोई नया सामाजिक ताना बाना बना दिया, या कोई नई चीज़ लेकर के आ गए, इससे क्या होता है, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान है। यानी जो हमारी विश्वविद्यालय हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें सतत विकास इस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एसडी को प्राप्त करने में विश्वविद्यालय की भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका इस प्रकार है। यानी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे जो विश्वविद्यालय हैं, उनकी भूमिका किस प्रकार है, देखिए। विश्वविद्यालय सतत विकास के क्रियान्वयन को रेखांकित करने के लिए अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से, ये जो विश्वविद्यालय है, सतत विकास की ओर लोगों का ध्यान दिलाने के लिए, या सतत विकास में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, उनका जो पाठ्यक्रम है, उनका जो सिलेबस है, उसमें नई नई चीज़ों को शामिल कर सकता है। या सतत विकास की जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय क्या करेगा, अपनी यूनिवर्सिटी क्या करेगी, सिलेबस में सतत विकास के लक्ष्यों को पढ़ाएगी, या सतत विकास की चीज़ों ओर से जागरूकता कर सकती है, और सतत विकास की चुनौतियों को लोगों को बताएगी, ताकि लोग जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, वह सतत विकास में अपने ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सकें। यूनिवर्सिटी क्या कर सकती है, लोगों को जानकारी देगी, जागरूक करेगी, और अपने सिलेबस में क्या करेगी, सतत विकास जो यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, अपने सिलेबस में शामिल करेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता को बढ़ाया जा सके। विश्वविद्यालय नीति विकल्पों और क्रियान्वयन के मार्गों का विकास एवं मूल्यांकन कर सकते हैं। यानी विश्वविद्यालय जो हैं कि जो विकास की नीति हैं वो सही से चल रही है, वो क्रियान्वयन हो रही है, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसका क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, इसका एनालिसिस कर सकते हैं। प्रगति और निगरानी, यानी जो विश्वविद्यालय है वो देख सकते हैं कि सतत विकास के जो लक्ष्य हैं वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, समाज कितना डेवलप हो रहा है, समाज कितना डेवलप नहीं हो रहा है। यानी जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वह हमारे सतत विकास के लक्ष्यों कितने मिले, या सतत विकास में भागीदारी लोगों की बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, इन भी चीज़ों का क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। आगे जो रहेगा, विश्वविद्यालय भविष्य के नेताओं, नीति निर्माताओं, उद्यमियों, नागरिकों को ज्ञान और प्रेरणा के साथ पेशेवर और व्यक्तिगत कौशल योग्यताएं प्रदान कर सकते हैं, जो एसडी में योगदान दे रहे हैं। यानी विश्वविद्यालय क्या होता है भैया, जो यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ते हैं भैया, कोई नेता बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई पर्यावरण को बचाने वाला। तो ये जो नई हमारे समाज में जो अलग अलग पेशेवर लोग हैं, इनको बनाने में विश्वविद्यालय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। विश्वविद्यालय से बहुत प्रकार के लोग निकले भैया, कोई इंडस्ट्रियल उद्योगपति बन के निकलेगा, कोई नेता बन के निकलेगा, कोई अभिनेता बन के निकलेगा, तो कोई कुछ बन के निकलेगा, कोई डांसर बन के भी निकलेगा, कोई पर्यावरण बचाने वाला निकलेगा, कोई सरकारी नौकरी वाला निकलेगा, कोई प्राइवेट नौकरी वाला। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उनको क्या, उन सभी लोगों को सतत विकास के प्रति जागरूक करेंगे, तथा उनका जो योगदान होगा उस योगदान को बढ़ाने में क्या होगा, हमारे जो विश्वविद्यालय होंगे वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यानी विश्वविद्यालय से जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं वह अलग अलग सेवाओं में जाते हैं, अलग अलग नौकरियों में जाते हैं, अलग अलग कामों को करते हैं, ताकि वो जो बच्चे निकले हैं और जो अलग अलग काम कर रहे हैं उसमें भी वह सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो। इसके जरिए विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में योगदान दे सकती हैं। अगला जो हमारा रहेगा, विश्वविद्यालय समाज में तटस्थ और विश्वसनीय हितधारकों की पदवी रखते हैं। यानी जो विश्वविद्यालय हैं वो क्या है, सतत विकास को अगर बात करें समाज में तटस्थ, यानी विश्वविद्यालय की जो मान्यता है या कह सकते हैं जो उसका मान सम्मान है वह बहुत ज़्यादा बना हुआ है, वह अच्छा है। एसडी पर लोक और अन्य क्षेत्रों को शिक्षित करने में एसडी के
महत्व के वकालत करने में विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण, यानी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो विश्वविद्यालय है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय हैं लोग उनकी बात मानते हैं। यूनिवर्सिटी जो कहती है, यानी शिक्षा का जो क्षेत्र है, जो एजुकेशन सेक्टर है, वह अगर हम कहें तो सतत विकास में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा, क्योंकि एजुकेशन का जो सेक्टर है, अगर एजुकेशन का सेक्टर यानी शिक्षा का क्षेत्र अगर कुछ बोलता है तो लोग उसको गंभीरता से सुनते हैं, लोग उसको गंभीरता से मानते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं। इसीलिए जो हमारे विश्वविद्यालय हैं अगर वह सतत विकास के प्रति जागरूक रहेंगे तो हमारे समाज में सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में कोई आसानी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी हमारा जो एजुकेशन सतत विकास में जो हमारा क्या है कि शिक्षा एजुकेशन है, उसके जरिए हम सतत विकास के जो हमारे लक्ष्य हैं उनमें जैसे ज्ञान है, कौशल है, व्यवहार है, इनको विकसित करके सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें क्या हो सकती है, सहायता मिल सकती है। विश्वविद्यालय जटिल और विविध संस्थान है। जो हमारी यूनिवर्सिटीज होती हैं वो बहुत बड़ा संस्थान होता है, बहुत जटिल संस्थान है। अपने कर्मचारियों, छात्रों, परिसरों, श्रृंखलाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पदचिन्ह है, जिसके जरिए वो स्वयं के शासन, संचालन और संस्कृति के भीतर एसडी के सिद्धांतों को लागू करके विश्वविद्यालय इन व्यापक क्षेत्रों के भीतर एसडी की उपलब्धियां प्राप्त करने, यानी जो विश्वविद्यालय है वह सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, क्योंकि जो विश्वविद्यालय जो शिक्षा का जो क्षेत्र है वह सतत विकास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। विश्वविद्यालय समाज के भीतर तटस्थ और विश्वसनीय हितधारक हैं। विश्वविद्यालय लोग उसका सम्मान करते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं, उसकी बात मानते हैं। जिसकी विश्वविद्यालय की अगर लोग बात मानते हैं, लोग उसका सम्मान करते हैं और एक अच्छी संस्था के रूप में मानते हैं, तो जो विश्वविद्यालय जो बताएगा, जो यूनिवर्सिटी जो बोलेंगी उसको लोग मानें। यानी लोगों को अगर राह पर लाना है, लोगों को सतत विकास में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करवाना है, तो विश्वविद्यालय की उसमें भूमिका इंपॉर्टेंट जरूर रहेगी। मार्गदर्शन करने की क्षमता, यानी विश्वविद्यालय जो है वो लोगों का मार्गदर्शन करने में तथा सतत विकास को प्राप्त करने में और सतत विकास में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने में जो विश्वविद्यालय होंगे, जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। एसडी पर सामाजिक या लोक और अन्य क्षेत्रों को शिक्षित करने में, यानी जो सतत विकास में जैसे हमें सार्वजनिक क्षेत्र है, लोक क्षेत्र है या अन्य क्षेत्र है, इसको शिक्षित करने में और एसडी के महत्वपूर्ण वकालत करने में, यानी सतत विकास के लक्ष्यों की वकालत करने में अगर बात करें तो जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, जो विश्वविद्यालय होंगे, इनकी भूमिका हमेशा बनी रहेगी। शिक्षा का क्षेत्र जो है वह सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। श्रमिक वर्ग जो है वह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जो हमारे निगम हैं, निगम का मतलब हमारी जो कंपनी है, सरकार जो है, सरकारी जो क्षेत्र हैं, सरकारी क्षेत्र भी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है या महत्वपूर्ण भूमिका निभा ही रहा है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये पूरा जो बुक थी वो मैंने आपको लगभग पूरी बुक करवा दी, जैसे मैंने आपको दिखाया था। सतत विश्वविद्यालय की भूमिका, या जैसे निगम का मतलब होता है कि हमारे जो सरकारी क्षेत्र है उसमें हम बोलते हैं सरकारी क्षेत्रों की। फिर जैसे हमने देखा मजदूर संघों की भूमिका, सतत विकास में जो श्रमिक मजदूर हैं उनकी भूमिका किस प्रकार से बनी रहेगी, ये सारी चीज़ें क्या रहेगी। सतत विकास में गैर सरकारी संगठन हैं, ये भी देखो इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ, ये रह गया था। सतत विकास में जो गैर सरकारी संगठन हैं, जो प्राइवेट हैं, जैसे एनजीओ हैं, बहुत सारे एनजीओ चलते हैं, वो भी क्या लोगों को जागरूक करें। यानी सतत विकास में जो गैर सरकारी संगठन हैं, जितने भी एनजीओज हैं जो लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए, स्वयं सहायता समूह हैं, ऐसे बहुत सारे समाज में, जैसे मैं बात करूं कि आज हमारे समाज में जैसे क्या सिविल सोसाइटी है, वो भी क्या सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है। जितने भी गैर सरकारी संगठन हैं वह भी सतत विकास में क्या है, उनकी भी जो भूमिका है वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनी हुई है। ये जितने भी संघ हैं, चाहे हमारे मजदूर संघ हैं, चाहे हमारे सरकारी हैं, चाहे हमारे निगम हैं, चाहे हमारे विश्वविद्यालय हैं, ये क्या है सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या है बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। और इनके जरिए क्या हो सकता है, हम सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। या सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारे जो मजदूर संघ हैं, ठीक है, श्रमिक वर्ग है, हमारे दूसरे क्या हैं गैर सरकारी संगठन हैं, हमारे जो निगम है यानी सरकारी संस्थान जो हैं वो हैं, फिर हमारे जो विश्वविद्यालय हैं यानी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका क्या सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। अगर हम इनका सहारा लेंगे तो हम सतत विकास के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे और अपने पर्यावरण एनवायरनमेंट को आसानी से बचा पाएंगे। आज की पीढ़ियाँ जो चीज़ों का यूज कर रही हैं, आने वाली पीढ़ियाँ भी उन्हीं सभी चीज़ों का यूज कर पाएंगी, ये रहेगा। तो ये पूरा चैप्टर था, मैंने आपको आसानी से और ईजी वे में समझाने की कोशिश की, ईजी वे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो ये आपको क्लास कैसे लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को देखने के आप सभी का धन्यवाद। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना और
इस पर इसी तरह की क्लासेस आपको मिलती रहेगी। आप सभी की और भी क्लासेस जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनकी भी वीडियो बन रही है और बहुत जल्द अपलोड होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने पूरी बुक आप सबको पढ़ा दी, ये बुक आपको कैसे लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।